हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम जानेंगे कि सहसंबंध क्या होता है और एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी स्टेट के सेट एग्ज़ाम में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, ताकि हम जो भी अर्थशास्त्र से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज भी हम सहसंबंध की एक कंप्लीट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि x और y के बीच कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक 0.3 है, तब x और y के बीच सहसंबंध गुणांक होगा। हमारे विकल्प हैं, पहला -0.3, दूसरा 0.3, तीसरा -0.6 और चौथा है 0.6। तो यहाँ पे एक सूत्र लगाया जाता है, R बराबर x माइनस एक्स, दूसरा y माइनस वाई। इस तरीके का सूत्र होता है जिससे हम इस पूरे सवाल को हल करते हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से किया है। चूँकि हमारे पास -2 माइनस, हमें यहाँ पे पक्षांतर करना पड़ता है। ये जो हमारा 0.3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये चूँकि हमारी x की संख्या है, x को जब हम y के स्थान पे लेके आते हैं तो यहाँ पे जो 2y दिया गया है वो -2x, चूँकि ये प्लस में है तो 0.3, जब हम 3 का 2 से गुणा करते हैं तो r बराबर हमारे पास 0.6 आ जाएगा। अब चूँकि पक्षांतर में इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -0.6। प्रश्न नंबर 2 है, सहसंबंध विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, दो चरों के बीच रैखिक संबंध की डिग्री को मापा जाता है। दूसरा, पूर्वानुमान का सामर्थ्य सहसंबंध विश्लेषण का भाग नहीं है। तीसरा, सहसंबंध विश्लेषण में स्पीयरमैन का कोई योगदान नहीं है। और चौथा है, सहसंबंध विश्लेषण के माध्यम से कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, पहला केवल A और C सही है, दूसरा केवल A और B सही है, तीसरा केवल A और D सही है और चौथा है केवल B और C सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल A और B सही है। जब दो चरों के मध्य चर मूल्य सहानुभूति में परिवर्तन होता है, यह परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, जिसमें एक चर में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन होने लगता है। इस तरीके की ये संभावनाएं हमारे सहसंबंध विश्लेषण में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है यदि पहला, R बटे P बड़ा है 5 से, दूसरा R बटे P बड़ा है 4 से, तीसरा R बटे P बड़ा है 3 से और R बटे P बड़ा है 6 से। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R बटे P बड़ा है 6 से। यह सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है। यहाँ पर स्मॉल r बटे PE 6 होता है। यदि सहसंबंध गुणांक विभ्रम के 6 गुने से अधिक है तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध सार्थक होगा। यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम हो तो यह सिद्ध होता है कि सहसंबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, सांख्यिकी में किसी घटना के घटित होने अथवा घटित न होने की स्थिति को जाना जाता है। पहला, कार्ल पियर्सन,
दूसरा प्रायिकता, तीसरा गणितीय प्रत्याशा, चौथा सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायिकता। सांख्यिकी में किसी घटना के घटित होने अथवा घटित ना होने की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि घटना के घटित होने में क्या संभावना बनती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या। ठीक, अब दूसरा आता है घटना ना घटित होने की संभावना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल संभावित परिस्थितियों की संख्या। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, लॉरेंज वक्र अध्ययन करने की एक बिंदु रेखीय विधि है। पहला माध्य के, दूसरा अपकरण के, तीसरा सूचकांक के और चौथा है सहसंबंध के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अपकरण के। अपकरण के मापने की विधियों में लॉरेंज वक्र एक बिंदु रेखीय है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है तो ये हमारा अपकरण का सहसंबंध पाया जाता है। इसे हम लॉरेंज वक्र की कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो इस वक्र का प्रयोग की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैक्स और लॉरेंज ने किया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। लॉरेंज वक्र समवितरण रेखा के जितने समीप होगा, ये हमारी समवितरण रेखा होती है। ये यहाँ से दूरी निर्धारित करती है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो लॉरेंज समवितरण रेखा के जितने समीप होगा उतना ही कम अपकरण होता है। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समवितरण रेखा से जितना दूर होगा उतना ही अधिक अपकरण होता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रसामान्य बंटन की दशा में 2 का मान होता है। यहाँ बीटा 2 है। बीटा 2 का मान होता है पहला z 0, दूसरा 3/3 से कम, तीसरा 3/3 और चौथा है 3/3 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 3/3। प्रसामान्य विचलन की दशा में बीटा 2 का मान 3 होता है। प्रसामान्य विचलन के अचर मूल्य होते हैं जिनसे ये संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, काल श्रेणी के किस घटक का पूर्वानुमान सर्वाधिक सही ढंग से किया जाता है। पहला चक्रीय परिवर्तन, दूसरा दीर्घकालीन उपनति, तीसरा मौसमी परिवर्तन और चौथा है अनियमित उच्चावचन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दीर्घकालीन उपनति। काल श्रेणी के दीर्घकालीन उपनति का पूर्वानुमान सर्वाधिक सही ढंग से किया जा सकता है। काल श्रेणियों का विश्लेषणकर्ता दीर्घकालीन प्रवृत्ति इसलिए अपनाता है क्योंकि वह दीर्घकालीन प्रवृत्ति का भविष्य में अनुमान लगाने के लिए आधार रूप में विश्लेषण कर सकते हैं और अतीत में काल श्रेणी के विकास अवनति का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम चतुर्थांक 27 है तथा इसका चतुर्थांक विचलन 17 है तो तृतीय चतुर्थक होगा। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पहला 59, दूसरा 61, तीसरा 65 और चौथा है 57। तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रथम चतुर्थांक कितना है, 27, और यहाँ पर हमारा चतुर्थांक कितना है, 17। अब हमें ज्ञात करना है तृतीयक चतुर्थक। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, थर्ड चतुर्थक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा थर्ड चतुर्थक होता है उसमें से फर्स्ट को घटाया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे चतुर्थक को निकालने की, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें प्रथम और चतुर्थ दिया गया है इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 17 दूनी होता है 34, चूँकि यहाँ पर बटे में 2 था, लेकिन यहाँ पे चूँकि पक्षांतर होता है तो हम उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 34 आता है और यहाँ पे हमारा 27 है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 61 निकल आता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब 61 है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न समांकों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ओवरलाइन x बराबर 0,6 दी गई है, सम x हमारा 60 है और यहाँ पे सिग्मा भी हमें 1000 दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं, पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमें लगाना होगा प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो सूत्र क्या बोलता है हमारा, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n स्क्वायर। तो अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, हमें अंडर स्क्वायर 1000, क्योंकि x स्क्वायर दिया गया है और x स्क्वायर में हमें क्या दिया गया है, 1000। तो 1000 बटे 10 माइनस 6 स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है अंडर रूट 100 माइनस 36। इसके बाद हमारे पास बचता है, जब हम 100 में से 36 को घटाते हैं तो अंडर रूट 64, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में संख्या प्राप्त होती है 8। तो इस प्रश्न का भी हमारा सही जवाब क्या है, 8। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सहसंबंध मापने की विधि है। पहला प्रकीर्णन आरेख, दूसरा कार्ल पियर्सन गुणांक, तीसरा बैंक अंतर विधि। यहाँ पर हमें कूट दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कूट दिए गए हैं। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1 तथा 2 और तीसरा है केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। इसके अलावा भी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं या विधि होती हैं जिनके द्वारा हम सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं। पहला बिंदु रेखीय विधि, दूसरा विक्षेप बिंदु सहसंबंध सारणी, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि, ये सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते निम्न में से किसकी सहायता से निर्धारित होते हैं। पहला थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा जीवन निर्वहन लागत सूचकांक, तीसरा है उत्पादन सूचकांक और चौथा है प्रतिभूति मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवन निर्वहन लागत सूचकांक। कर्मचारियों के अगर हम वेतन निर्धारित और महंगाई भत्ते की बात करें
तो जीवन निर्वहन लागत सूचकांक कर्मचारियों के रहन सहन के व्यय में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए बनाए जाते हैं। इसकी सहायता से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2021 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का तेल अवीव विश्व का सबसे महंगा शहर है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन से परीक्षण परिणामों को फिशर सूचकांक द्वारा संतुष्ट किया जाता है? पहला तत्व उत्क्रमता, दूसरा समय उत्क्रमता, तीसरा चक्रीय, यहाँ पर हमें कोड दिए गए हैं, केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा केवल एक और दो, और चौथा है पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक इस कारण से माना जाता है क्योंकि यह उत्क्रमता के दो परीक्षणों को पूरा करता है। पहला समय उत्क्रमता परीक्षण, दूसरा तत्व उत्क्रमता परीक्षण। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सूचकांक भारित सूचकांक नहीं है? पहला लास्पियर सूचकांक, दूसरा कीमत सूचकांक, तीसरा बी एजवर्थ मार्शल सूचकांक, और चौथा है डोरविस सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कीमत सूचकांक। लास्पियर का सूचकांक आधार वर्ष के निश्चित भारों पर आधारित है। इसमें कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में प्रयोग किया जाता है। पासे का सूचकांक चालू वर्ष के निश्चित भारों पर आधारित है। इसमें कीमत सूचकांक के लिए चालू वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में उपयोग किया जाता है। मार्शल एजवर्थ के लिए चालू वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक सांख्यिकी औसत नहीं है? पहला गणितीय माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य, और चौथा है गुण संबंध। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुण संबंध। गणितीय माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक सांख्यिकी औसत हैं, जबकि गुण संबंध विशेषताओं के आधार पर एकत्र किए गए आंकड़ों का समूह है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन सहसंबंध के बारे में सत्य है? पहला, यह x तथा y के मध्य कारण और प्रभाव के संबंध को बताता है। दूसरा, किन्हीं भी दो चरों के मध्य सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है, किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं यह बताता है। और चौथा है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं यह बताता है। सहसंबंध सहप्रसरण मापन करता है, ना कि कार्य कारण संबंध का। दो चरों x और y के बीच सहसंबंध की उपस्थिति का अर्थ है कि जब एक चर का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का मान या तो उसी दिशा में बदलता है या फिर विपरीत दिशा में बदलता है। प्रश्न नंबर 16 है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जा सकती है? पहला मध्यिका, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्य विचलन, और चौथा है प्रमाप विचलन।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रमाप विचलन। काल पियासन सहसंबंध गुणांक की गणना प्रमाप विचलन की सहायता से की जा सकती है। काल पियासन ने 1896 में सहसंबंध की संख्यात्मक माप के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 17 है, सहसंबंध गुणांक गणना हेतु वैकल्पिक विधि हो सकती है। पहला बी एक्स बाय ऋण बी बाय एक्स, दूसरा अंडर स्क्वायर बी एक्स बाय इंटू बी बाय एक्स, तीसरा है बी एक्स बाय धन बी बाय एक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी एक्स बाय इंटू बी बाय एक्स। सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए इस वैकल्पिक विधि को सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। दूसरे शब्दों में सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। प्रश्न नंबर 18 है, दो चरों के बीच संबंध की डिग्री के निर्धारण में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक कहलाती है। पहला प्रकीर्णन, दूसरा सूचकांक, तीसरा सहसंबंध और चौथा कार्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सहसंबंध। दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक R का प्रयोग किया जाता है, जिसका मान -1 और +1 के बीच में होता है, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम सूत्र को लिख सकते हैं। तो R बराबर 1 पूर्ण सहसंबंध होता है और R बराबर 0 दोनों चर आपस में स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्वतः सहसंबंध का अर्थ है। पहला समाश्रयण मॉडल के त्रुटि पद पर स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा समाश्रयण मॉडल के त्रुटि पदों के वर्ग समान रूप में फैले नहीं होते हैं। तीसरा समाश्रयण मॉडल के त्रुटि पद एक अधिक समाश्रमकों के साथ संबंधित होते हैं। और चौथा है समाश्रयण मॉडल के त्रुटि पदों का प्रसरण सभी आंकड़ों के लिए अचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समाश्रयण मॉडल के त्रुटि पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतः सहसंबंध क्रमिक समय अंतरालों पर होता है। यह दो अलग अलग समय पर श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध की गणना करता है। इसको ज्ञात करने के लिए जैसे R बराबर +1.0, ये क्या बताता है, एक पूर्ण धनात्मक स्वतः सहसंबंध। ये ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। प्रश्न नंबर 20 है, द्विचर समाश्रयण में यदि आश्रित और स्वतंत्र चरों y और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.7 है तो x के द्वारा y में कितने प्रतिशत विचरण होगा। पहला 0.7%, दूसरा 7%, तीसरा 49% और चौथा है 70%। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49%। प्रश्न नंबर 21 है, यदि वितरण मान 40 है और बहुलक 60 है और मानक विचलन 10 है तो विषमता का गुणांक क्या होगा। ऑप्शन है पहला -2, दूसरा 2, तीसरा -20 और चौथा 5। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -2। अब इसको ज्ञात करने की विधि क्या है। अगर हम विषमता गुणांक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमसे यही पूछा गया है, तो इसका सूत्र क्या होता है, वितरण मान ऋण बहुलक
बटे मानक विचलन। मानक विचलन। अब अगर हमें इसे सूत्र रूप में जमाना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा। हमारा वितरण मान क्या है 40, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है वितरण मान 40, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 40। हमारा बहुलक मान कितना है 60, तो 40 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 को घटाएंगे। अब चूँकि बटे में क्या था मानक विचलन, तो मानक विचलन कितना है हमारा 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में ऋण 20। जब ऋण 20 आएगा तो ऋण 20 बटे 10, तो यहाँ पे जब हम काटेंगे तो ऋण 2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है ऋण 2। प्रश्न नंबर 22 है, किसी बहुरैखिक समासरण में जिसमें 4 स्वतंत्र चर है, समग्र समासरण में मेहता का परीक्षण किया जाना है। किस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। पहला Z परीक्षण, दूसरा F परीक्षण, तीसरा x स्क्वायर परीक्षण और चौथा है T परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा F परीक्षण। समग्र समासरण की महत्ता का परीक्षण के लिए F परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। F परीक्षण का प्रतिपादन फिशर ने किया था। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि F परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिशर। प्रश्न नंबर 23 है, 1000 कृषकों की जनसंख्या में से 100 का प्रतिदर्श लिया जाता है, जिसमें सीमांत छोटे और बड़े कृषक शामिल किए जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। पहला साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरा क्लस्टर प्रतिचयन, तीसरा स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन और चौथा है प्रणालीगत प्रतिदर्श। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और फिर उनमें से चीज़ों को लिया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, यदि बी बाय एक्स बराबर 0.16 है तथा बी एक्स वाई बराबर 0.04 हो तो सहसंबंध गुणांक होगा। पहला 0.8, दूसरा ऋण 0.8, तीसरा 0.08 और चौथा है 0.64। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। यहाँ पर क्या आता है r बराबर अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब हम जब इन्हें निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर संख्या अंडर रूट 0.16 इंटू 0.04। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होती है 0.0064। जब इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने आता है r। इसको हम दूसरे उसमें लिख लेते हैं। हमारे पास प्राप्त होता है r बराबर 0.08 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 है, यदि दो समाश्रय रेखाएं y और x एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में होंगी। पहला सहसंबंधित नहीं है, दूसरा उच्च सहसंबंधित है, तीसरा ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है
और चौथा है धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सहसंबंधित नहीं है। यदि दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनके बीच सहसंबंध का मान 0 है, और r बराबर 0 यदि रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो तो उनके बीच पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है, जो r बराबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 26 है, दो चर समाश्रयण में y आश्रित चर x स्वतंत्र चर है। यदि y और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही है? पहला, x द्वारा y में 7% विचलन की व्याख्या की जाती है। दूसरा, x द्वारा y में 70% विचलन की व्याख्या की जाती है। दूसरा, x द्वारा y में 49% विचलन की व्याख्या की जाती है। और चौथा है x द्वारा y में 0.7% विचलन की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दो समाश्रयण में x और y में 49 विचलन की पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, सहसंबंध का गुणांक निम्न में से किसमें स्वतंत्र होता है? पहला, केवल मूल बिंदु में बदलाव। दूसरा, केवल अनुमाप में बदलाव। तीसरा, मूल बिंदु और अनुमाप में बदलाव। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मूल बिंदु और अनुमाप में बदलाव। प्रश्न नंबर 28 है, अभिकथन फिशर का अभिसूचक आदर्श सूचक है। तर्क दिया गया है कि फिशर का अभिसूचक समय विपर्यास तथा उपादान विपर्यास परीक्षणों को संतुष्ट करता है। यहाँ पर कूट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा है ए सत्य है परंतु आर सत्य असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिशर का सूचकांक लेस्पियर तथा पासे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य है। इस प्रकार इसे कैसे व्यक्त करते हैं हम? F बराबर √LP, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित को उनके विकसित होने के क्रम में लगाइए। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, दो निदर्शनों से अधिक के माध्यों के बीच अंतर क्या कहलाता है हमारा? F सार्थकता परीक्षण। दूसरा, दो निदर्शनों के मध्य के बीच अंतर गॉसेट का परीक्षण। तीसरा, पियर्सन का सहसंबंध, यहाँ पर गुणांक है। और चौथा है स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो निदर्शनों से अधिक के मध्य में सही आंसर क्या आ रहा है हमारा? ये क्या है? गॉसेट का टी परीक्षण है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर दो निदर्शनों से अधिक के माध्यों के बीच में हमारा बी ऑप्शन सही है, तो दूसरे का हमारा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। फिर है हमारा सी का सी ही सही है और चौथे का चौथा सही है। इस तरीके से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रतीपगमन मॉडल निर्धारण के गुणांक हैं। पहला, आश्रित चर में मानों में कुल परिवर्तन के अनुपात की व्याख्या करता है। दूसरा, आश्रित चर y के परिवर्तनों पर दैविक घटकों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तीसरा है स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच अंतःसंबंध की दिशा। और चौथा है आश्रित चर पर अंतःखंड के प्रभाव की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारे कोड दिए गए हैं।
पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा और चौथा या पहला। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 4 6। आश्रित चर के मानों में कुल परिवर्तन के अनुपात की व्याख्या करता है। आश्रित चर y परिवर्तनों पर दैविक घटकों के प्रभाव का आकलन करता है। और लास्ट है हमारा, इस तरीके से ये हमारे प्रश्न हल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। बहुचर प्रतिमान में प्रतिगमन गुणांकों का परीक्षण किया जाना है। किस परीक्षण का प्रयोग होगा? पहला f परीक्षण, दूसरा x स्क्वायर परीक्षण, तीसरा d परीक्षण और चौथा है t परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा f परीक्षण। बहुचर प्रतिगमन में प्रतिगमन गुणांकों का परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए f टेस्ट प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, चर x और y के किसी भी युग्म के लिए दो प्रतिगमन समीकरण x पर y का प्रतिगमन और दूसरा y पर x का प्रतिगमन विद्यमान रहता है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। केवल दो प्रतिगमन समीकरणों के कोण का स्पर्शी सहसंबंध का गुणांक निर्धारित करता है। दूसरा, प्रतिगमन मॉडल समीकरण के आश्रित और स्वतंत्र चरों की पहचान करने में सहायक नहीं होता है। तीसरा, प्रतिगमन और सहसंबंध गुणांक दो चरों के सहपरिवर्तन का प्रतिगमन प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा है, प्रतिगमन समीकरण x और y के सहसंबंध मानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन है हमारे पहला और दूसरा सही है, दूसरा पहला और तीसरा सही है, तीसरा पहला और चौथा सही है और चौथा है तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है कि पहला और दूसरा सही है। इसमें चर x और y के किसी भी युग्म के लिए दोनों प्रतिगमन समीकरण x पर y का प्रतिगमन और दूसरा y पर x का प्रतिगमन विद्यमान रहता है। प्रश्न नंबर 33 है, यहाँ पे हमें जोड़ी दी गई है प्रथम और द्वितीय, तो हमें इनको सुमेलित करना है। पहले में हमें दिया गया है साधारण यादृच्छिक नमूना, जिसके सामने लिखा है एक परीक्षण के सभी मदों के चयन की समान संभावना। दूसरा है यादृच्छिक नमूना, सभी परीक्षणों में प्रत्येक मद की समान संभाव्यता। तीसरा स्तरित यादृच्छिक नमूना, प्रथम का यादृच्छिक चयन से तथा अन्य सभी का प्रदत्त। और चौथा है स्तरित सुव्यवस्थित यादृच्छिक नमूना, प्रत्येक स्तर में सभी मदों का यादृच्छिक चयन। यह हमें कूट दिए गए हैं कि किस तरीके से ये है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यादृच्छिक साधारण नमूना सभी परीक्षणों का पद की समान संभावना है। दूसरा है यादृच्छिक नमूना, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा एक परीक्षण। तीसरा है स्तरित यादृच्छिक नमूना, तो हमारा चौथा सही, तीसरा सही हो जाएगा और इसमें आ जाएगा चौथा। तो इस हिसाब से दूसरा पहला चौथा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, दो चर के समाश्रयण में y आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है। x और y के x और y के बीच में सहसंबंध गुणांक 0.6 है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही है? पहला, y में 36% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। दूसरा, y में 60% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। चौथा, y में 6% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, y में 36% घट बढ़ की x के द्वारा व्याख्या होती है। दो चरों के समाश्रयण में y आश्रित है और x हमारा स्वतंत्र है और y
और x के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है तो 36% गड़बड़ की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 35 है, द्विपदीय बंटन में माध्य और प्रसरण का योग 15 है और माध्य और प्रसरण का गुणनफल 54 है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? हमारे ऑप्शन हैं, पहला 27, दूसरा 30, तीसरा 24 और चौथा है 33। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 27। प्रश्न नंबर 36 है, x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.3 और p तथा q के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है, तो फिर p और q के बीच सहसंबंध की घात x और y के बीच सहसंबंध से कितनी बार ज़्यादा होगी? पहला 2 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 4 बार और चौथा 5 बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 4 बार। x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.3 है और p और q के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है, तो फिर p q के बीच सहसंबंध की घात x और y के बीच के बराबर 4 बार होगी। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से परिकल्पनाओं में से कौन सी प्रतिगमन फलन द्वारा परीक्षण की है? पहला, 2 या ज़्यादा चरों के बीच अंतःसंबंध आवश्यक रूप से भिन्न है। दूसरा, 2 एवं ज़्यादा चरों के बीच अंतःसंबंध की कोटि तथा शून्य नहीं है और प्रतिगमन फलन की सुगमता संतोषजनक है। तीसरा, सुव्यवस्थित व्याख्यात्मक कारकों द्वारा कारित प्रभाव की कोटि यादृच्छिक कारकों द्वारा कारित प्रभाव के बराबर या अधिक होती है। और चौथा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 38 है, यदि r सहसंबंध गुणांक है और पी वाई एक्स और पी एक्स वाई प्रतिसरण रेखाएं x पर y और y पर x क्रमशः प्रतिसरण गुणांक हैं, तो बराबर होगा, पहला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दूसरा बी एक्स वाई बटे बी वाई एक्स, तीसरा है 1 माइनस बी एक्स बाय पॉइंट बी एक्स बाय और चौथा है बी एक्स वाई पॉइंट बी वाई एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी एक्स बाय पॉइंट बी वाई एक्स। प्रश्न नंबर 39 है, सूची 1 और 2 में हमें दिए गए कूट हैं, उनको हमें ज्ञात करना है। पहला है ज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य, इसके सामने हमें टी वितरण दिया है। दूसरा है अज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य एफ वितरण। तीसरा है प्रसरण की तुलना एक्स वितरण और चौथा है एक आक्षेप की असमंजन सुष्टुता जेड वितरण। यहाँ पे हमें कूट दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहले का चौथा है, मतलब ज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य का जेड परीक्षण है। दूसरा है अज्ञात प्रसरण जनसंख्या माध्य, तो इसका टी वितरण हो जाएगा, मतलब इसका दूसरा है। प्रसरण की तुलना में एफ वितरण हो जाएगा हमारा तीसरा और एक्स वितरण हो जाएगा हमारा चौथा। प्रश्न नंबर 40 है, एक्स स्क्वायर परीक्षण का क्या परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला प्रसरण का विश्लेषण, दूसरा गुणात्मक चरों के बीच सहचर्य, तीसरा एक ही समग्र से लिए गए दो बंटन समूहों के माध्यों के बीच अंतर और चौथा है भिन्न समग्र से लिए गए दो बंटन समूहों के माध्यों के बीच अंतर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक चरों के बीच सहचर्य।
एक्स स्क्वायर या काई स्क्वायर परीक्षण का गुणात्मक चरों के बीच सहचार्य परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, प्रतिश्रेण बीज का अनुपात है। पहला, व्याख्यातित एवं कुल विचरण, दूसरा व्याख्यातित एवं अव्याख्यातित विचरण, तीसरा अव्याख्यातित एवं कुल विचरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, व्याख्यातित एवं कुल विचरण। प्रश्न नंबर 42 है, यदि निर्धारण गुणांक 0.12 है और एक प्रतिगमन गुणांक 0.3 है तो दूसरे प्रतिगमन गुणांक का मूल्य क्या होगा? पहला 0.4, दूसरा 0.36, तीसरा 0.9 और चौथा है 0.15। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.4। प्रश्न नंबर 43 है, दो चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने वाली सांख्यिकी तकनीक क्या कहलाती है? पहला बिखराव, दूसरा सूचकांक, तीसरा संबंध या संयोजन और चौथा है सहसंबंध। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सहसंबंध। दो चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने वाली सांख्यिकी तकनीक सहसंबंध कहलाती है। इसके अतिरिक्त संबंधित चरों में किस प्रकार का और कितना संबंध है, इसका अध्ययन सहसंबंध विश्लेषण में किया जाता है। यदि दोनों चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उस सहसंबंध को प्रत्यक्ष या धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है और इसके विपरीत यदि दोनों चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में है तो उस सहसंबंध को अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। पहला, समवर्ती विचलनों के गुणांक की गणना विचलनों की दिशा के बीच की जाती है, उनके विस्तार के बीच नहीं। दूसरा, यदि श्रेणियाँ श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध को बहुत नैमित्तिक रूप से अध्ययन करना वांछित है। हमारे विकल्प दिए गए हैं। पहला, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दूसरा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण नहीं है। और चौथा, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, बस इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। क्योंकि यदि दो श्रेणियाँ श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध को बहुत नैमित्तिक रूप से अध्ययन करना है तब वांछित होगा जब समवर्ती विचलनों के गुणांक की गणना विचलनों की दिशा के बीच की जाती है और उनके विस्तार के बीच नहीं। प्रश्न नंबर 45 है, 100 प्रेक्षणों के एक प्रतिदर्श के आधार पर x और y के मध्य सहसंबंध का गुणांक शून्य के लगभग पाया जाता है। अतः हमारे ऑप्शन है पहला, x और y निश्चित रूप से असंबंधित हैं। दूसरा, x और y के मध्य रेखीय संबंध है। तीसरा, x और y के मध्य परस्पर गैर रेखीय संबंध हो सकता है। और चौथा है x और y के मध्य मिथ्या सहसंबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, x और y के मध्य परस्पर गैर रेखीय संबंध हो सकता है। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का मूल्य शून्य है तो वे एक दूसरे से असहसंबंधित होते हैं और यदि शून्य से
एक के बीच में होता है तो गैर रेखीय सहसंबंध होता है, और यदि सहसंबंध का मान ±1 है तो एक दूसरे के रेखीय सहसंबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक ऋण 1 है तो ये चर होगा पहला असहसंबंधित, दूसरा औसत दर्जे के सहसंबंधित, तीसरा उच्च स्तरीय सहसंबंधित और चौथा है पूर्ण रूप से सहसंबंधित। तो यहाँ पे हमारा सहसंबंध गुणांक, चूँकि इस प्रश्न में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुआ है, और ये प्रश्न क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें तो दो चरों के बीच सहसंबंध का गुणांक क्या होता है, ऋण 1। ठीक, अब ऋण 1 होता है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच की बात की जाती है कि सहसंबंध गुणांक में या तो -1 से +1 के बीच में होगा तो ये पूर्ण रूप से सहसंबंधित होगा। ठीक, तो इसका आंसर हम डी दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। आप चाहें तो एक बार खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको किस तरीके से देखें, सबसे पहले -1, +1 ये क्या होता है, पूर्ण रूप से सहसंबंधित। ठीक, एक और होता है इसमें 0। इसमें क्या बताया जाता है कि दोनों चर आपस में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। तीसरा होता है इसमें +-, ये क्या बताता है, उच्च स्तरीय सहसंबंधित हैं। इस तरीके से ये दिया जाता है, तो हम चूँकि इसका पूरी तरीके से आंसर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, x पर y की और y पर x की प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को पहला मूल बिंदु पर काटती हैं, दूसरा x y पर काटती हैं, तीसरा x अक्ष पर काटती हैं और चौथा है y ऋण x अक्ष पर काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, x y पर काटती हैं। यहाँ पे अगर हम ऋण x पर y की और y पर x की प्रतिगमन रेखाएं की बात करते हैं तो x बार पर काटती हैं। प्रश्न नंबर 48 है, जब दो समय श्रेणियों के उतार चढ़ाव का ऋणात्मक सहसंबंधित है तब पहला प्रवृत्ति भी उसी दिशा में हो सकती है, दूसरा प्रवृत्ति विपरीत दिशा में हो सकती है, तीसरा प्रवृत्ति अनुपस्थित है और चौथा है एक सार्थक प्रवृत्ति आकलन करना कठिन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रवृत्ति विपरीत दिशा में हो सकती है। जब दो समय श्रेणियों के उतार चढ़ाव ऋणात्मक सहसंबंधित हों तब प्रवृत्तियां विपरीत दिशा में हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 49 है, सहसंबंध का अभिप्राय है पहला चरों में कारण व परिणाम संबंध होना, दूसरा चरों में साथ साथ परिवर्तन होना, तीसरा चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। दो चर राशियों के मध्य संबंध की कोटि तथा दिशा की माप करता है। अन्य शब्दों में सहसंबंध इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध है। प्रश्न नंबर 50 है, यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय है पहला प्रेक्षणों का चयन उद्देश्य के साथ किया गया है, दूसरा प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है, तीसरा प्रेक्षणों का चयन मनमाने ढंग से किया गया है और चौथा है प्रेक्षणों को गुच्छों में चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही हो जाएगा, प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है। प्रश्न नंबर 51 है, सहसंबंध का अधिकतम मूल्य होता है पहला 1, दूसरा 1.5, तीसरा 5 और चौथा 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1। सहसंबंध का अधिकतम मूल्य 1 होता है। सहसंबंध के बीच संबंधों की गहनता एवं दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। सहसंबंध गुणांक मध्य में भी ज्ञात किया जाता है। आर की कोई इकाई नहीं होती, यह एक संख्या मात्र है। आर का उच्च मान सुदृढ़ रेखीय संबंध तथा निम्न मान दुर्बल रेखीय संबंध को बताता है। इसलिए यदि आर बराबर +1 है तो पूर्ण धनात्मक है, और यदि आर बराबर -1 है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यह प्राप्त हो सके। कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो अपडेट होती हैं तो वो आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। हैव अ गुड डे।